वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। कैसा है आपका जोश मीटर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको एकेडमिक्स या नॉन एकेडमिक कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। देखिए वहाँ पर भी काफ़ी कंटेंट, अभी थोड़े बहुत कंटेंट्स डाले हैं मैंने, काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स डाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के, और धीरे धीरे कंटेंट मैं वहाँ डालता रहूँगा। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो वेलकम टू योधा सीरीज, वेलकम टू दिस चैनल। आप योधा सीरीज देख रहे हैं जहां पर आप क्लास 10 चैप्टर वाइज आप साइंस एंड मैथ्स के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। अब सबसे पहला सवाल आपका यही होता है कि यार पीवाईक्यूज मैं करूँ क्यों, है ना। जो आपके क्वेश्चन से पहले उसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि पीवाईक्यूज करने क्यों है। यार पीवाईक्यूज इसीलिए करने हैं क्योंकि पीवाईक्यूज आपको हेल्प करता है। किस चीज़ में हेल्प करता है? अवगत कराता है कि भैया पिछले सालों में जब बोर्ड एग्जाम हुआ था क्लास 10th का, तो इन चैप्टर से कहां कहां से किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। टॉपिक की रेलेवेंसी पता चल जाती है, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कम इंपॉर्टेंट है, किसमें ज़्यादा टाइम देना है, किसमें कम टाइम देना है। तो टाइम यूटिलाइजेशन में आपको आइडिया मिल जाता है। अब इसके बाद आता है कि भैया मेरा सिलेबस हो गया है, क्या मैं ये वीडियो देखूं? जी हाँ, आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। आप इसे ऐसा टेस्ट सीरीज देखिएगा। जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, एट द एंड ऑफ द वीडियो आप देखिए कि आपने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया था वो सही है या गलत। अब मान लीजिए आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो भैया क्या मैं देख लूँ या सिलेबस कंप्लीट करने के बाद देखूँ? यार अभी देख लो, क्वेश्चन के थ्रू तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, है ना। क्वेश्चन भी हो जाएगा, साथ साथ में उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसको भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। सो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही एक्साइटिंग कंटेंट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं योधा सीरीज। आज हम इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर करने वाले हैं योधा सीरीज में, है ना। फिजिक्स का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ 5 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ऑफ 1/5 ohm each can be A 1 ohm, B 0.5 ohm, C 0.25 ohm, D 0.1 ohm। CBSE 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको कितने रेजिस्टर्स दिए गए हैं? 5 रेजिस्टर्स। पांचों का रेजिस्टेंस कितना है? यानी कि R1, R2, R3, R4 और R5। इनकी पांचों की वैल्यू क्या दी गई है? 1/5 ओम। अगर मैं सीरीज में निकालना चाहूं तो सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सीरीज में जब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 करूंगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। दैट मीन्स इट इज 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 5। दैट मीन्स 5/5। इसका मतलब क्या हो गया? 1 ओम। यानी कि सीरीज के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1 ओम। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? 1 ओम आ रहा है। पैरेलल के केस में निकाल लो। पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा भाई? पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। क्या ये चीज हो जाएगी? क्या ये चीज हो जाएगी? तो अगर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 लिख सकता हूं, है ना। उससे मुझे क्या मिलेगा? 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल के केस में, है ना। अब मैं ये ऊपर वाला रब कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, डिलीट, एंड इसको अब ऊपर ले लेते हैं इस जगह पे, ठीक है। चलिए अब सिंपल सी बात है, इसमें मुझे 1/R पैरेलल मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ से मुझे क्या मिल रहा होगा? 1/R पैरेलल, है ना। चलिए सो R1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, R2 की कर दीजिए 1/1/5, 1/1/5, 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। सो 1/R पैरेलल जो है किसके इक्वल हो जाएगा? 25 के। सो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि R पैरेलल जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1/25 ओम के। यानी कि मुझे मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना था, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना आ रहा था मेरा? सीरीज के केस में 1 ओम। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, स्टडी द IV ग्राफ फॉर 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2, R3, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, एक ग्राफ दिया गया है I और V के बीच में, Y एक्सिस में आपका करंट है, X एक्सिस में आपका वोल्टेज है। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, ऑप्शन बी R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1, ऑप्शन सी R1 इज ग्रेटर देन R2 एंड R2 इज ग्रेटर देन R3, ऑप्शन डी R2 इज ग्रेटर देन R3 एंड R3 इज ग्रेटर देन R1। अब एक चीज समझिए कि अगर कोई ग्राफ, मान लीजिए आपको कोई एक ग्राफ दिया होता एंड वो ग्राफ V और I के बीच में दिया होता, उस केस में आपको स्लोप क्या मिल रहा होता, उस केस में आपको स्लोप मिल रहा होता, अगर V इज इक्वल टू IR है और V और I के बीच में ग्राफ आपने प्लॉट किया है, तो उस केस में जो स्लोप आपको मिलता वो आपको क्या मिलता, R। बट यहां पर ग्राफ थोड़ा उल्टा दिया गया है, थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है। ग्राफ V और I के बीच में प्लॉट नहीं किया गया, I और V के बीच में प्लॉट किया गया। तो इस केस में जो स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है वो स्ट्रेट लाइन क्या होगी, वो आपको क्या दे रही होगी, यहां पर फॉर्मूला थोड़ा ट्विस्ट हो जाएगा, V इंटू 1/R इज इक्वल टू I। यहां पे जो स्लोप होगा आपको क्या मिल रहा होगा, वो स्लोप मिल रहा होगा 1/R, है ना। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि भाई R1, R2, R3 की वैल्यू आपको बतानी है ना। तो ये जो स्लोप आपको दे रहा होगा, है ना, ये जो स्लोप आपको दे रहा होगा वो क्या दे रहा होगा, ये आपको 1/R दे रहा होगा, है ना। अब R1, R2, R3 किसकी ज्यादा होगी, तो सिंपल सी बात है कि इसका स्लोप जो जितना ज्यादा स्टीप होगा, है ना, जो जितना ज्यादा स्टीप होगा वो वैल्यू तो डिनोमिनेटर में जानी है ना। तो अगर मैं ये देखता हूं कि ये ग्राफ ज्यादा स्टीप है ना, ये ग्राफ ज्यादा स्टीप है, तो इसका स्लोप मुझे क्या देगा, 1/R देगा, है ना। और अगर उसकी वैल्यू R1 के बराबर है तो 1/R तो कम होगा, है ना, 1/R तो क्या होगा, कम होगा। समझ रहे हो, सिंपल सी चीज अगर आप देखो कि भैया इसका स्लोप मुझे क्या दे रहा है, 1/R दे रहा है ना। और अगर मैं ये लेता हूं तो इसका स्लोप मुझे क्या दे रहा है, 1/R दे रहा है ना, इसका स्लोप मुझे 1/R दे रहा है। बट एक चीज समझिए कि इसका यहां पर जो वैल्यू होगी, है ना, ये कम स्टीप है, इस केस में जो स्लोप है वो कम है, तो उसका जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो वो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, है ना। क्योंकि अगर आप ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू देखते हो, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू छोटी होती है तो ओवरऑल वैल्यू आपको क्या मिलती है, बड़ी वैल्यू मिलती है। बट मान लीजिए आपकी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ही ज्यादा है, यानी कि आपका R ज्यादा है, तो आपका 1/R क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस केस में आपको ये देखना है कि स्टिफनेस किसकी कम है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। किसकी स्टिफनेस कम है यहां पर, किसकी स्टिफनेस कम है यहां पर, मैं देख पा रहा हूं कि R3 की स्टिफनेस कम है ना, R2 की उससे ज्यादा है थोड़ी, और R1 की सबसे ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसकी होगी, R3 की, फिर उससे ज्यादा R2 की, फिर सबसे ज्यादा R1 की। तो क्या हो जाएगा, बी, है ना, ऑप्शन बी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन केस ऑफ 4 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल द रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम इफ डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द वायर रिस्पेक्टिवली आर। आपके पास 4 वायर है, सेम मटेरियल है। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो R इज इक्वल टू ρL/A होता है। अब क्योंकि मैंने यहां पर वर्ड यूज कर लिया है सेम मटेरियल, इसका मतलब है चारों वायर के लिए R तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब मान लीजिए मैं पहले वायर के लिए रेजिस्टेंस निकालता हूं। पहले मैं यहां पर एक चीज देखता हूं, मुझे दिया क्या गया है ऑप्शंस में। ऑप्शन ए में दिया गया है D/2 एंड L/4, ऑप्शन बी में दिया गया है D/4 एंड 4/L, ऑप्शन सी में दिया गया है 2D एंड L, ऑप्शन डी में दिया गया है 4D एंड 2L। अब यहां पर आप एक चीज देखिए, यहां पर क्या मैं पहले L और D के टर्म में लिख दूं, क्योंकि मुझे L और A के टर्म में दिया गया है। अब A को मुझे डायमीटर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा, है ना। तो यहां पर क्या मैं एरिया को πr² लिख सकता हूं। आप बोलोगे जी हां सर लिख सकते हो। क्या मैं R की जगह D/2 लिख सकता हूं, R की जगह मैं क्या लिख दूंगा, D/2 लिख सकता हूं, क्योंकि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, तो मैंने D/2 लिख दिया, उसका स्क्वायर। तो एरिया क्या आ जाएगा, πd²/4, है ना। तो क्या मैं रेजिस्टेंस को ρL/A की जगह मैं ये लिख सकता हूं ρL πd²/4, ये 4 ऊपर गया तो क्या मैं 4ρL πd² लिख सकता हूं। अब अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे 4 रो और पाई,
ये तो सब में कॉमन रहने वाला है, सारे रेजिस्टेंस में कॉमन रहने वाला है, सारे, अगर मैं सबकी सारे वायर्स की बात करूं तो क्या रेजिस्टिविटी सेम रहेगी? हाँ, मटेरियल सेम है। फोर तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो उसको साइड हटाओ। यानी कि रेजिस्टेंस जो है टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं फर्स्ट वायर के केस की बात करूं, फर्स्ट वायर में मुझे d/2 और l/4 दे रखा है, डायमीटर इज d/2 और लेंथ इज l/4। क्या अगर मैं यहां सब्सटीट्यूट करता हूं तो मुझे r जो मिलता है इस केस में, ये l की जगह मैं क्या रख दूंगा? l/4, है ना, और d की जगह मैं क्या रख दूंगा? d/2। सो बेसिकली इसमें मुझे क्या मिल जाएगा? l/4, है ना, l/4 और डी स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होगा तो वो 4 ऊपर चला जाएगा, है ना। अगर दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में फ्रैक्शन है तो जो न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहां पर यही हुआ, तो इसको हमने काटा, है ना। तो इस केस में रेजिस्टेंस जो है वो सेम ही रहेगा, यानी कि अगर मैं r डैश, इसको मैं r डैश मान लेता हूं तो r डैश जो है वो r के बराबर ही है, क्योंकि बेसिकली वो डिपेंड किस पे कर रहा था? LD स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा था, है ना। अगर यहां मैं इक्वल टू लगाऊं, इक्वल टू से बेटर है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, मैं प्रोपोर्शनल लगा देता हूं, है ना। सो r जो है इनिशियल जो रेजिस्टेंस रहेगा उसी के प्रोपोर्शनल रहेगा, वो चेंज नहीं रहेगा, चेंज नहीं होगा। सो r डैश विल बी प्रोपोर्शनल टू l/d स्क्वायर। क्लियर है? दूसरा केस ले लेते हैं, दूसरे केस में क्या है भैया? d/4 है, लेंथ में क्या चेंज हो रहा है भैया? 4l है, लेंथ इज 4l, तो r डैश किसके प्रोपोर्शनल होगा भैया? 4l है, और अगर d/4 है तो d/4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो r डैश इज प्रोपोर्शनल टू 4l, है ना। अब d स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 ऊपर चला गया, तो r डैश किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? 16 टाइम्स l/d स्क्वायर, यानी कि अब जो रेजिस्टेंस है वो 16 टाइम बढ़ जाएगा, है ना। अब वाला जो रेजिस्टेंस है वो 16 टाइम बढ़ जाएगा, है ना। सबसे बेटर ये रहेगा कि भैया आप ना यहां प्रोपोर्शनल साइन हटा लो, ठीक है, इक्वल टू डाल लो, और आपने यहां पर क्या चीजें, 4 रो पाई, है ना, 4 रो पाई ले रखा था, तो यहां पर इनटू में आप 4 रो बाय पाई ये ऐड कर दो सब में, है ना। तो इट्स अ कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? जैसे कि यहां पर मैं देख रहा हूं कि ये r डैश, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ये मैं प्रोपोर्शनल हटा ही देता हूं, मैं लिख देता हूं इसको r डैश इज इक्वल टू 4 4 4, ओके, 4 नहीं लिखता मैं, डायरेक्टली r डैश लिख देता हूं, क्या किसके? 16r के। क्यों भैया? अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू लगाता हूँ और ये जो 4 पाई रो है इसको यहाँ पर मैं 4 रो बाय पाई है इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो r डैश क्या हो जाएगा? क्योंकि मैंने इस वैल्यू को r मान रखा है, तो मैंने यहाँ पर 4 रो बाय पाई इंटू 4l/d स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया? r मान लिया। तो इस केस में जो रेजिस्टेंस है वो 16 टाइम्स बढ़ गया है। हमें देखना है मिनिमम केस, है ना। तो पहले वाले केस में सेम रहा, दूसरे वाले केस में 16 टाइम हो गया। अब तीसरा और चौथा केस देखते हैं, है ना, तीसरा और चौथा केस देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, है ना। मैं इसको अभी हटा रहा हूं फिलहाल के लिए, चलिए इसको भी डिलीट कर देते हैं, है ना। तीसरा वाला केस देखते हैं भैया। तीसरे वाले केस में क्या दिया गया है? क्या तीसरे वाले केस में 2d और l दिया गया है? 2d और l दिया गया है भैया। r डैश किसके इक्वल हो जाएगा? एक चीज तो मुझे क्लियर थी, 4 रो पाई तो एज इट इज था, l की जगह 2d, l की जगह l डाल दिया, है ना, l की जगह l डाल दिया, और d की जगह क्या डाल दिया? 2d, तो 2d का स्क्वायर डाल दिया, तो ये हो गया 4 रो पाई, है ना, d स्क्वायर का d स्क्वायर और l का l, और ये 2 का जो स्क्वायर हुआ था वो 1/4 आया। यानी कि यहां पर आप लिख सकते हो कि r डैश जो है वो 1/4 r है ना। इस केस में 1/4 टाइम्स हो गया है, ठीक है। चलिए, पहले वाले केस में सेम था, दूसरे वाले केस में 64 टाइम्स r आ गया, तीसरे वाले केस में 1/4 r आ गया। अब हम देखते हैं चौथा केस, है ना। चौथा केस देखते हैं, इसको भी हटा ही देते हैं, है ना, इसको भी हटा देते हैं, याद रखिएगा। चलिए चौथा वाला केस देखते हैं। चौथे वाले केस में क्या हुआ?
चौथे वाले केस में आपको क्या दिया गया है, 4d और 2l, 4d और 2l। इस केस में r डैश किसके इक्वल होगा, 4 रो पाई, l की जगह 2l डाल दो और d स्क्वायर की जगह 4d का स्क्वायर डाल दो। 4 रो पाई, ये d स्क्वायर वहां से आ गया, l यहां से आ गया, इधर क्या हो जाएगा भाई, इधर हो जाएगा, ये जो 2 है 2 एज इट इज आया, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, कट 1 कट 4 है ना, तो ये क्या हो गया 4, बट यहां पर 4 का स्क्वायर 16, तो इट इज अगेन 1/4 है ना। 4d दिया गया था है ना, पाई d स्क्वायर किया, d की जगह आपने 4d डाला, 4 का स्क्वायर क्या आ गया, 4 का स्क्वायर क्या आ गया, d का स्क्वायर है ना, आपने यहां पर क्या किया है, d का स्क्वायर किया है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 16 है ना, 4 का स्क्वायर 16, तो 4d आपने डाला तो वो 16d स्क्वायर हो गया, क्लियर है, 16d स्क्वायर हो गया, और ऊपर आपने क्या लिया 2 लिया था, तो बेसिकली ये आपको कितना मिल रहा है 1/4 मिल रहा है ना, क्योंकि 2 ये लिया था, 16 ये आया, तो आपने उसको क्या कर दिया 8। ओके, एक चीज है, ये यहाँ पर 4 जा नहीं कटेगा, ये यहाँ पर 8 जा कटेगा, 2 8 जा 16 होता है ना, प्रिटी सिली मैथ्स मिस्टेक है ये, 2 8 जा 16 होता है, तो मुझे सबका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फर्स्ट वाले केस में r डैश जो है r के बराबर आया था, सेकंड वाले केस में अगर मैं बात करता हूँ r डैश कितना आया था 64 टाइम्स r आया था, थर्ड वाले केस में r डैश जो है वो 1/4 r आया था, और फोर्थ वाले केस में r डैश जो है 1/8 टाइम्स r आया है। सबसे कम किस में आ रहा है, आंख बंद करके भी देखोगे तो ऑप्शन फोर्थ को सही पाओगे, तो यहां पर ऑप्शन फोर्थ सही होगा, ना कि सी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, द कॉम्बिनेशंस हैविंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 इज और आर, क्या 1 एंड 4 वाले कॉम्बिनेशन है, क्या फर्स्ट एंड सेकंड वाला है, क्या फोर्थ वाला है, क्या फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वाला है। पहले फर्स्ट कॉम्बिनेशन को देखते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में अगर मैं 1/r इक्विवेलेंट लूं तो वो क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2, बेसिकली इट इज 2/2, इट इज हाउ मच 1/2 प्लस 1/2, बिकॉज इट इज 1/r1 प्लस 1/r2, सो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, इट इज 1/2 प्लस 1/2, सो वो क्या हो जाएगा 2 + 2, एंड 2 + 2 क्या आ जाएगा 1 ओम। अगर मैं थर्ड वाले केस को, सेकंड वाले केस को लेता हूं, so it is basically 1/3 plus 1/3 plus 1/3, which is basically 3/3, which is basically 1 ohm. Is it clear? So इस केस में भी R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 1 ohm आ जाएगा, इस केस में भी R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 1 ohm आ जाएगा। अगर मैं थर्ड वाले केस की बात करूं, थर्ड वाले केस में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखते हैं इन दोनों का कंबाइंड क्या हो जाएगा 6 ohm, इन दोनों का कंबाइंड क्या हो जाएगा 6 ओम, और 6 ओम क्या हो जाएंगे आपके पैरेलल में हो जाएंगे, तो 1/r इक्विवेलेंट उस केस में क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6, बेसिकली इट इज 2/6 1/3, तो r इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 3 ओम। क्या ये चीज क्लियर है? फोर्थ वाले केस में अगर आप देखोगे 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1/2, 0.5 को मैंने 1/2 लिख दिया है, यहां भी 1/1/2 हो जाएगा। अगर आप यहां से देखते हो तो 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेसिकली 2 + 2 है ना, तो यहां से अगर आप 1/r इक्विवेलेंट देखोगे तो किसके बराबर आ जाएगा 4 के, सो बेसिकली r इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा 1/4, यानी कि 0.25 ओम के, यानी कि ना थर्ड में आ रहा है ना फोर्थ में आ रहा है 1 के बराबर, किस में आ रहा है फर्स्ट एंड सेकंड में, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है चीज। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इफ 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर थे, रेजिस्टेंस दिया गया है 8 ओम का, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, ओके, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू गिव एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस जिसे आपने RS कहा, and then connected in parallel so as to give an effective resistance RP, then the ratio RS by RP। बहुत ही बढ़िया सवाल, क्या होगा ये आंसर 32, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी हाफ, ऑप्शन डी 16। क्या दिया गया है भैया 8, कितने हैं 4, मान लीजिए पहले चारों को सीरीज में लगाया गया है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा भैया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, चारों की रेजिस्टेंस क्या है 8, तो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 8 प्लस 8 16, और 16 प्लस 16 32।
क्या आया भैया, सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब निकालेंगे पैरेलल में, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा भैया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 है ना। तो 1/R1 क्या हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, क्या इसको मैं ये लिख दूंगा 4/8, क्या ये आ जाएगा 1/2। क्या ये चीज क्लियर है। तो यहां से आर पैरेलल कितना आ जाएगा, आर पैरेलल आ जाएगा 2 ओम है ना। ये 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 किसके बराबर होगा, 4/8, किसके इक्वल होगा 1/2 के, है ना। तो आर पैरेलल कितना हो गया, क्योंकि ये आर पैरेलल नहीं है, बेसिकली इट इज नॉट आर पैरेलल, इट इज 1/R पैरेलल, है ना, इट इज 1/R पैरेलल। सो आर पैरेलल कितना हो जाएगा 2 ओम के बराबर। क्लियर है। आपसे क्या पूछा गया है, आर एस और आरपी का रेशियो, आर एस और आरपी का रेशियो। आर एस कितना है भैया 32, आरपी कितना है भैया 2, कितना आ जाएगा 16, है ना। करेक्ट आंसर डी 16, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohms draw a current 5 ampere, okay, the heat developed in the iron in 30 seconds is 15,000 joule, b 6,000 joule, c 1500 joule और it is d 3000 joule। okay, यहां पर सबसे पहले गिवन क्या दिया है वो आप लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 20 ओम, करंट 5 एम्पियर, टाइम इट इज 30 सेकेंड, ओके। एच क्या हो जाएगा भाई, आई स्क्वायर आर टी, सो इट इज बेसिकली 5 का स्क्वायर इंटू 20 इंटू 30, ओके। क्लियर है, सब अपनी ऐसा यूनिट में ही है। करंट 5 है, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 600, क्लियर है ये चीज। 6 5 जा 30 0 3, 6 2 जा 12, 3 कैरी में है 5 यानी कि 150, 25 इंटू 6 150 आएगा, 2 0 यहां से 15,000 जूल, है ना। क्यों, क्योंकि एच की यूनिट क्या होगी जूल। सो आंसर क्या हो गया आपका 15,000 जूल, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा आपका एग्जैक्टली करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग डायग्राम the position of the needle is shown on the scale of a voltmeter. The least count of voltmeter and the reading shown by it respectively are 0.15 volt and 1.6 volt, 0.05 volt and 1.6 volt, 0.15 volt and 1.8 volt, 0.05 volt and 1.8 volt। क्या होगा, सबसे पहले डायग्राम पे थोड़ा सा नजर डालते हैं। अगर आप देखोगे सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। अगर आप यहां से 0 से 1.5 में काउंट करेंगे, नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिविजन्स है, ठीक है। 10 डिविजन्स है कितने 1.5 के बीच में, तो एक डिवीजन कितने का हुआ, एक डिवीजन आपका हुआ 1.5 बाय 10, दैट मीन्स एक डिवीजन कितने का हुआ 0.15 का, है ना। अब रीडिंग कितनी है भैया, यहां पे कितने हैं 10 हो गया, 11 12 है ना, 12, ठीक है। 12 को मल्टीप्लाई कर दो, 12 को मल्टीप्लाई कर दो 0.15 से, क्योंकि यहां पे डिविजन्स कितने हैं 12 वाले पे आ रहा है ना। एक कितने का है 0.15 का, है ना। तो 0.15 इंटू 12 करेंगे, 0.15 इंटू 12 करेंगे। बेसिकली अगर इसको करना है 15/100 इंटू 12 कर दो, क्लियर है। ये 6 जा हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 5 3 जा हो जाएगा, 5 5 जा हो जाएगा, है ना। बेसिकली ये 9/5 आ जाएगा। और 9/5 क्या होता है, यहाँ डिवाइड करके आप देख सकते हैं 9 5, ओके, 5 1 जा 5, ओके, 4 4 0.58 जा 40। बेसिकली रीडिंग कितनी आ रही है 1.8 वोल्ट। सो लीस्ट काउंट कितना आ रहा है 0.15 का, और वो क्या आ रहा है, ओके, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आ रही है, इट इज 1.8 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालो, कितने डिविजन्स दिखा रहा है, किस पे मार्क है, वोल्ट मीटर चेक कर लो, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। ऐसे ही आपको एमीटर से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है ना, सिर्फ डिवाइस चेंज हो रहा है, बाकी जो कंसेप्ट है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In domestic electric circuit, the wiring with 15 ampere current rating is for the electrical devices which have high power ratings such as geyser, low power ratings such as fan, metallic bodies and low power ratings,
नॉन मेटेलिक बॉडीज एंड लो पावर रेटिंग्स। देखिए एक चीज समझिए, हमारे घर पे अगर आप देखेंगे एक 15 एम्पियर का सर्किट दिया रहता है, एक 15 एम्पियर का वो बोर्ड दिया रहता है, बेसिकली वो जिसमें आप अपना प्लग घुसा सकते हैं, वो उन डिवाइसेस के लिए दिया होता है जिनकी भैया हाई पावर रेटिंग होती है, जैसे कि आपका गीजर हो गया, जैसे कि आपका वॉशिंग मशीन हो गया। देन उनके प्लग्स को आप उस जो आपको पॉइंट दिया गया होता है उस पॉइंट पे आप इंसर्ट करते हो, बिकॉज कि वहां पर उनको जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है, इसलिए उनको 15 एम्पियर करंट रेटिंग वाला 15 एम्पियर वाला वो बोर्ड दिया रहता है, 15 एम्पियर वाला पॉइंट दिया रहता है, ताकि आप उसको वहां इंसर्ट करो और जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। क्लियर है ये चीज? तो वो जो 15 एम्पियर करंट रेटिंग दे रखी है, वो वायरिंग दे रखी है, वो किन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के लिए दे रखी है? जिनकी पावर रेटिंग ज्यादा है। गीजर हो चुका है, वॉशिंग मशीन में ऑलरेडी बोल चुका हूं, है ना, तो इन सब के लिए होगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ओके ये इसका रीजन दिया गया है कि हाईयर पावर रेटिंग्स वाले गीजर्स के लिए, क्योंकि हमें पता है P इज इक्वल टू क्या होता है। देखिए ये फॉर्मूला I²R कहां से आया? P इज इक्वल टू VI है, V को आप IR रख दो V की जगह, तो P की जगह क्या आ जाएगा? I²R आ जाएगा। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में जहां पर 15 एम्पियर की करंट रेटिंग होती है, ठीक है, वो किस लिए होती है? वो इसीलिए होती है क्योंकि ऐसे डिवाइसेस बोल दो या ऐसे अप्लायंसेस बोल दो जिनकी पावर रेटिंग ज्यादा होती है, तो उनके लिए आपको 15 एम्पियर वाले की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके ये उसका आ चुका है ना, ये गलत है, इसको क्वेश्चन यहीं पे यहाँ पे देख लीजिए। असेशन का स्टेटमेंट क्या दे रखा है? यू नो द ड्रिल फॉर असेशन एंड रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़िए, देन फिर ऑप्शंस को सिलेक्ट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सुटेबल रहेगा। असेशन का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन अ कंडक्टर। ओके एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर आप एक कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट देखते हैं, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, क्योंकि पॉजिटिव वाला टर्मिनल जो होगा वो नेगेटिव टर्मिनल को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, यानी कि ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगर मैं रीजन की बात करता हूं, रीजन क्या कह रहा है? रीजन का स्टेटमेंट, अ ड्राई सेल मेंटेन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर। ये भी एकदम परफेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट है। एक चीज समझिए, करंट क्यों फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जो है, चार्ज जो है वो फ्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं ग्रेडियंट है ना, एक हायर पोटेंशियल है और एक लोअर पोटेंशियल है, यानी कि कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो फ्लो होगा ना इलेक्ट्रॉन, वरना फ्लो कैसे होगा? मान लीजिए कि आप ऐसी एक फिसल पट्टी पे हैं, है ना, वो क्यों आप फिसल पा रहे हो? क्योंकि स्लोप है। मान लो यू होता तो आप फिसल पाते? नहीं फिसल पाते। तो देयर शुड बी अ ग्रेडियंट, एक ग्रेडियंट होगा। अगर एक हायर वैल्यू होगी और एक लोअर वैल्यू होगी तभी आपको फ्लो देखने को मिलेगा। तो यहां से एक चीज समझिए कि अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि एक हाई पोटेंशियल पे होगा और एक लो पोटेंशियल पे होगा, तभी जाकर वहां पर करंट का फ्लो होगा, चार्जेस का फ्लो होगा। क्लियर है? तो यहां पर असेशन का स्टेटमेंट भी एकदम क्लियर था, करेक्ट था। रीजन का स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट था। और जो रीजन था आपको समझ में आ रहा है कि असेशन क्या बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है? बिकॉज वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रखा है, तभी तो वो मूव होगा। तो रीजन जो है वो एकदम एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? असेशन का। चीज क्लियर है कि भैया एक इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। क्लियर है? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। For verifying Ohm's law, we design an electric circuit diagram in which we show the arrangement of different circuit components. We find that with respect to the resistor, the ammeter is connected in parallel and the voltmeter is in series. Okay. Ammeter is connected in series and the voltmeter in parallel. Okay. Ammeter and voltmeter are both connected in series. Ammeter and voltmeter are both connected in parallel. देखिए जब भी आप किसी सर्किट में, मान लो आप ओम्स लॉ को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में जो आप एमीटर लगा रहे हो वो आप सर्किट के सीरीज में लगाओगे, और जो वोल्टमीटर लगा रहे हो सर्किट के पैरेलल में लगाओगे, यानी कि ऑप्शन बी जो रहेगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब इसके पीछे का रीजन समझते हैं। देखिए एमीटर किस लिए होता है भैया? एमीटर होता है ताकि वो करंट को मेजर कर सके। अब करंट को अगर मेजर करोगे, आपको पता है सीरीज में जो रहेगा करंट सेम रहेगा, है ना। तो इसीलिए हमेशा एमीटर सीरीज में लगा रहता है। क्यों? ताकि वो इंश्योर कर सके कि जो सेम करंट है, क्या इंश्योर कर सके? वो ये इंश्योर कर सके कि सेम करंट पास हो रहा है सभी रेजिस्टर से, है ना। ये चीज क्लियर है।
वोल्ट मीटर पैरेलल में क्यों है भैया? वोल्ट मीटर पैरेलल में इसलिए है ताकि वो वोल्टेज ड्रॉप को एक्यूरेटली मेजर कर सके, है ना। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, रेजिस्टर के अक्रॉस। तो वो पैरेलल में रहता है ताकि जो रेजिस्टर है ना, रेजिस्टर के पैरेलल में रहता है ताकि जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको एक्यूरेटली आप क्या कर सके? मेजर कर सके। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारे डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ रेजिस्टिव सर्किट इफ द करंट इज इंक्रीज टू टाइम्स द परसेंटेज चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट डेसिपिएटेड इन द सर्किट वुड बी। ओके, मान लीजिए जो करंट इंक्रीज हो रहा है वो 2 टाइम्स हो रहा है, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज आ रहा है? देखिए उत्साह में आधे बच्चे ना 400 पे बोल देंगे। क्यों 400 पे बोल देंगे? बिकॉज यार H क्या है? अगर मैं H1 बात करूं I² RT है, H2 की बात करूंगा क्योंकि ये 2 टाइम इंक्रीज हो चुका है तो मैं 2i डाल दूंगा स्क्वायर RT, तो H2 क्या आ जाएगा? 4 टाइम्स I² RT, दैट मीन्स इट इज 4 टाइम्स H2, है ना, 4 टाइम्स H1, है ना, इट इज 4 टाइम H1। तो बहुत क्लियरली सब बोल दोगे कि अच्छा 400% हुआ, बट परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? अगर मैं परसेंटेज चेंज की बात करूं तो मैं कैसे निकालूंगा परसेंटेज चेंज? परसेंटेज चेंज में निकालूंगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, है ना। जो चेंज हुआ टू द ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी भाई? H1, है ना, ओरिजिनल वैल्यू H1 थी, और ऊपर आप क्या निकालोगे? H2 माइनस H1, है ना। कितना चेंज हुआ? H2 क्या है भैया? 4H1 माइनस H1 अपॉन H1 इंटू 100। सो बेसिकली H1 से H1 कट हो जाएगा, 4H1 माइनस H1 क्या हो जाएगा? 3H1, 3H1 बाय H1, H1 से H1 कट, 3 इंटू 100, 300%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 300%। क्लियर है? अगर आप किसी रेजिस्टिव सर्किट में करंट को दुगना कर दे करंट की वैल्यू, तो जो हीट डेसिपिएटेड होगा वो कितने परसेंटेज से चेंज होगा? तो वो चेंज होगा 300%। क्या ये चीज क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 LED bulbs of 12 watt and 6 watt are connected in series. ओके, 2 LED बल्ब है 12 वाट का और 6 वाट का जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। If the current through 12 volt bulb is 0.006 एम्पियर, ओके, अगर भैया 12 वॉट से 0.06 एम्पियर जा रहा है ना, ये 0.06 नहीं है, इट इज 0.06 एम्पियर, ठीक है। द करंट थ्रू 6 वॉट बल्ब विल बी, मान लो 2 LED बल्ब है ना, 2 LED बल्ब है, ये पहला बल्ब है ना, हमारी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, ये बल्ब 1 है तो B1 लिख देते हैं, ये बल्ब 2 है तो इसे B2 लिख देते हैं। B1 और B2 इस सर्किट में क्या है? सीरीज में है। भैया बोला गया है B1 जो यानी कि 12 वॉट का जो है उसमें से जो करंट जा रहा है वो 0.06 एम्पियर है, तो भैया जो दूसरा बल्ब होगा 6 वॉट वाला उसमें से कितना करंट पास करेगा? सिंपल सी चीज बताई है, सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट सेम रहता है ना, और पैरेलल में क्या सेम रहता है? वोल्टेज सेम रहता है, तो दोनों में करंट सेम रहेगा। अगर भैया इससे 0.06 एम्पियर जा रहा है तो इससे भी कितना जाएगा? 0.06 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एक्सप्रेशन दैट रिलेट QI एंड T, QV एंड W रिस्पेक्टिवली आर, यहां पर आपको पहले 3 दिए गए जो सिंबल्स हैं उनको कोरिलेट करना है, यानी कि पहले 3 जो क्वांटिटीज दी गई है उनको कोरिलेट करता हुआ एक्सप्रेशन बताना है, और दूसरा जो कॉम्बिनेशन दिया गया है 3 वेरिएबल्स का, 3 क्वांटिटीज का, उनको कोरिलेट करता हुआ एक कॉम्बिनेशन बताना है। अब बेसिकली मुझे पता है QI और T के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है कि I इज इक्वल टू Q/T, है ना, और अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखता हूं तो V क्या हो जाएगा? W/Q, है ना। तो अगर मैं I इज इक्वल टू Q/T देखता हूं ये सही है, बट W इज इक्वल टू V/Q नहीं, W तो किसके इक्वल होगा? V इंटू Q के, तो ये गलत, तो ऑप्शन गलत हो गया, है ना। अब अगर मैं यहाँ देखता हूँ Q इज इक्वल टू I/T, गलत, Q इज इक्वल टू I इंटू T होना चाहिए। W इज इक्वल टू V इंटू Q, चलो ये सही। Q इज इक्वल टू I/T, वापस से गलत। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W/Q, ये सही। यहाँ पर अगर आप देखोगे I इज इक्वल टू Q/T, सही। Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? V/W, है ना। Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q की वैल्यू हो जाएगी V/W, तो इसमें भी गलत, है ना। यहाँ पर एक चीज गलत है ऑप्शन में, हाँ यहाँ पर एक चीज गलत है, Q इज इक्वल टू I/T होगा ना यहाँ पर। अच्छा ये I/T नहीं है, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा गलत आ चुका है, दिस इज I इंटू टी, है ना, ये क्या है? I इंटू टी है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी इनकरेक्ट है।
ऑप्शन बी में वो I बाई टी नहीं है, इट इज I इंटू टी। सो Q जो हो जाएगा वो तो I इंटू टी के बराबर होगा, तो ये भी सही है, और W क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, यानी कि वो भी सही है। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। An electric kettle consume 1 kilowatt of electric power when operated at 220 volt. The minimum rating of fuse wire to be used for it is okay 1 ampere, 2 ampere, 4 ampere और 5 ampere। सिंपल सी बात आपको दे रखी है कि एक इलेक्ट्रिक केटल है 1 किलोवाट का, ठीक है, उसका पावर दे रखा है, ऑपरेटिंग वोल्टेज 220 वोल्ट दे रखा है, और मिनिमम रेटिंग पूछी गई है फ्यूज वायर के लिए कितनी होनी चाहिए, 1 एम्पियर होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। मुझे पता है पावर किसके इक्वल होता है, वी आई के, P इज इक्वल टू वी आई होता है। मुझे पावर की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 किलोवाट, यानी कि 1000 वॉट हो जाएगी, 1000 वॉट हो जाएगी। 1000 को जब मैं 220 यानी कि ऑपरेटिंग वोल्टेज से डिवाइड करूंगा तो मुझे आई मिल जाएगा। ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये 4.55 एम्पियर अप्रोक्सीमेटली आई की वैल्यू आपको मिल रही होगी, है ना। ये चीज समझ में आ गई। अब मान लीजिए, है ना, मान लीजिए आपको फ्यूज रेटिंग देनी है, तो फ्यूज रेटिंग जो है वो करंट की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, करंट की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, ताकि आप नॉर्मल कंडीशंस में ब्लोइंग को अवॉइड कर सके, है ना। तो इस केस में मान लीजिए आपको फ्यूज रेटिंग देनी है, तो जब भी आपको फ्यूज रेटिंग देनी होती है तो आप 1.5 गुना या सवा गुना देते हैं, 1.25 टाइम्स या 1.5 गुना देते हैं। तो जो करंट आया हमारा 4.55 एम्पियर, उसका मान लीजिए 1.25 निकालेंगे तो 5 से ज्यादा ही आ रहा होगा, है ना। तो जो मिनिमम फ्यूज रेटिंग दे रहे होंगे वो 5 के अराउंड ही हम दे रहे होंगे, है ना। तो हम मिनिमम कितना दे देंगे, 5 के अराउंड, क्योंकि हमारा कितना आ रहा है भैया 4.55, तो 4.55 से ज्यादा हम दे देंगे, है ना। हमारा करंट कितना आ रहा है 4.55, तो उससे ज्यादा ही भैया हम लोगों को करंट का फ्लो रखना, मतलब करंट जो रेटिंग है वो रखनी पड़ेगी। तो मान लीजिए 4.55 आ रहा है तो आप 5 एम्पियर रख लीजिए फ्यूज वायर के लिए। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्ट 2 फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। क्या ये फॉर्मूला पता है, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। यहां से क्लियर हो जाता है कि R लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और R क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए मैं लिख देता हूं, R क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। मेंशन वन रीजन व्हाई टंगस्टन इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल लैम्प। देखिए इसके पीछे का रीजन है कि उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है। अगर आप टंगस्टन को फिलामेंट में यूज कर रहे हो, यानी कि उसको हाई टेम्परेचर विथस्टैंड करना पड़ेगा। अब इसीलिए यूज करते हैं उसको इलेक्ट्रिक लैंप्स में। क्यों करते हैं भैया? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, 3500 के आसपास उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो उसको अलाउ करता है कि भैया वो इतना ज्यादा जो हाई टेम्परेचर है उसे विथस्टैंड कर सके, और वो क्या हो, मेल्ट ना हो जाए, और उसकी रेजिस्टिविटी भी लो होती है, ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो अच्छे से हो पाए। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं। नेम एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर इलेक्ट्रिक करंट। देखिए किसी भी सर्किट में अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है, डिवाइस विल बी एमीटर। अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है, इट विल बी वोल्टमीटर। How is an ammeter connected in a circuit to measure current flow through it? तो ये आप एमीटर को लगाओगे उसके सीरीज में क्यों लगाओगे? सीरीज में इसीलिए लगाओगे भैया, देखो एमीटर को आप सीरीज में क्यों लगा रहे हो? एमीटर को सीरीज में आप इसीलिए लगा रहे हो ताकि जो एंटायर करंट है वो एमीटर से भी पास हो और एक्यूरेटली आपको रीडिंग मिले। क्योंकि अगर आप पैरेलल में लगाओगे तो करंट जो है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल में करंट सेम नहीं रहता, सीरीज में करंट सेम रहता है। तो अगर आपको ये चेक करना है कि उस रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है तो आप सीरीज में लगाओगे, है ना, क्योंकि आई सीरीज में सेम रहता है। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट, VI graph for 2 wires A and B are shown in the figure. If both wires are of same length and same thickness, which of the two is made up of a material of high resistivity? Give justification for your answer. एक सिंपल सी बात मुझे बताना, इन दोनों में R किसका ज्यादा है? R अगर मैं देखूंगा, R क्या है, इसका स्लोप है। स्लोप मैं देख रहा हूं कि भैया इसका ज्यादा है। अगर इसका स्लोप ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर भैया इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, हमें ये पता है रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है ना, और रेजिस्टेंस और हीट का भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि डायरेक्ट ज्यादा है ना, कि अगर भैया रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीट क्या होगी, ज्यादा होगी।
ठीक है। तो इस केस में रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, मटेरियल बी की। किसकी ज्यादा होगी रेजिस्टिविटी, मटेरियल बी की। क्यों भैया, रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होगी। क्या ये चीज क्लियर है? क्यों भैया, रेजिस्टिविटी डायरेक्टली किसके रिलेटेड है, टेम्परेचर इंक्रीज के रिलेटेड है कि अगर ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी, मतलब ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज है यानी कि ज्यादा रेजिस्टिविटी आपको चाहिए होगी। अब अगर आपका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उस केस में हीट भी ज्यादा निकल रही होगी, इसीलिए उस केस में रेजिस्टिविटी भी ज्यादा मांगती है। क्लियर है ये चीज? तो यहां पर किसका ज्यादा होगा, किस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, दैट इज मटेरियल बी। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए दोनों के बीच में आपको क्या बताना है, रिलेशनशिप बताना है कि कन्वेंशनल करंट कैसे फ्लो करता है और आपका इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है, कन्वेंशनल करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा, यानी कि रिवर्स। करंट कैसे फ्लो करता है, लोअर यानी कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। और कन्वेंशनल करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो करता है। क्या ये चीज क्लियर है? चलिए अगर ये चीज क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो वोल्टेज होगा उस सर्किट में वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, है ना, करंट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। सो वहां से एक रिलेशनशिप निकल कर आता है V इज इक्वल टू IR, जिसे आप ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। राइट फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स R1 R2 R3। सो इस केस में RP क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलिए फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स। चलिए यहां पर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भैया, हम निकालेंगे, देखिए R प्लस R क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, और ये 2R किसके साथ, इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, है ना। R प्लस R, अच्छा R प्लस R 2R नहीं होगा, R प्लस R पैरेलल में है ना, यहीं पे कर देते हैं, जगह नहीं है, तो R प्लस R पैरेलल में होगा, तो R प्लस R क्या हो जाएगा, करके देखते हैं, 1/R पैरेलल, सो 1/R प्लस 1/R, सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, इट इज 2/R। सो RP क्या हो जाएगा, RP इज बेसिकली R/2। क्लियर है? तो R/2 जो होगा वो R के साथ सीरीज में होगा। सीरीज का तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, सीरीज अगर आपको निकालना है R सीरीज का तो वो हो जाएगा R प्लस R/2। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 3R/2, है ना। क्लियर है? R और R अगर पैरेलल में होंगे तो R/2 आ जाएगा, R/2 और R सीरीज में होंगे तो 3R/2 आ जाएगा आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई अ चार्ज ऑफ 500 कूलम if the current drawn by device is 2.5 milliampere. Find the time in which electric source will be discharged completely. Relationship current, चार्ज और टाइम के बीच में क्या होता है, I इज इक्वल टू Q/T। I 25 मिली एम्पियर दिया है, यानी कि 25 इंटू 10⁻³ एम्पियर। Q भैया निकालना है ना, Q दिया हुआ है, चलिए 500 कूलम दिया हुआ है, T भैया निकालना है, T इधर चला गया तो ये क्या हो जाएगा, 500/25 इंटू 10⁻³ 10⁻³ ऊपर चला गया तो ये क्या हो गया, 10⁻+3 और एक 0 ये रहा तो 10⁻+4, नीचे 25 2 से, तो कितना हो गया भैया, T कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻4 सेकेंड, है ना, 2 इंटू 10⁻4 सेकेंड, यानी कि 20,000 सेकेंड T की वैल्यू आ रही है। आप अगर 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो आपको मिनट में मिल जाएगा, और 60 से डिवाइड कर देंगे तो आपको आवर्स में मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द रेजिस्टिविटी ऑफ alloys compared with those of pure metals from which they may have been formed। अलॉय आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा केमिस्ट्री के, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, कि अलॉय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, और मेटल का, ये मेटल में कुछ इंप्योरिटीज मिला देते हैं दूसरे मेटल की या नॉन मेटल की, देन अलॉय इज फॉर्म। क्लियर है? चलिए अब यहां पर रेजिस्टिविटी अलॉय की
किस हिसाब से डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर मेटल जिससे वो बना है। अगर मैं बात करता हूं रेजिस्टिविटी अलॉयज की, तो वो जनरली ज्यादा होती है जब मैं उसको कंपेयर करता हूं प्योर मेटल की रेजिस्टिविटी के साथ जिससे वो अलॉय बना हुआ है, उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ गई। तो ये इसलिए हो गई क्योंकि अब यहां पर डिफरेंट एटम प्रेजेंट है अलॉय के अंदर। जब वो डिफरेंट एटम अलॉय के अंदर आता है तो जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है एटम्स का मेटल के लैटिस के अंदर, उस अरेंजमेंट को वो क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है, डिसरप्ट कर देता है, जिसके कारण रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो उस केस में रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले उसको डिस्कस भी किया था। यानी कि एक चीज मुझे क्लियर हो चुकी है यहां से कि भैया अगर मैं रेजिस्टिविटी कंपेयर करूंगा अलॉय की उन मेटल्स के साथ, प्योर मेटल्स के साथ जिससे वो बना है, तो अलॉय की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भैया डिफरेंट एटम प्रेजेंट है और जो पाथ है उसका करंट का, उसमें अब वो डिस्ट्रप्शन दे रहे हैं, यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो वही है ना, रेजिस्टेंस तो वही है, हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ करंट। जितना हिंड्रेंस ज्यादा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, और जितना रेजिस्टेंस ज्यादा उतना रेजिस्टिविटी ज्यादा, इसलिए अलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Use Ohm's law to determine the potential difference across the 3 ohm resistor in the circuit shown in the following diagram when the key is closed। भैया अब यहां से आपको क्या बताना है, ओम्स लॉ यूज करके आपको बताना है कि डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट। ओके, क्या कैलकुलेट करना है भैया? भैया आपको कैलकुलेट करना है 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। चलिए अब यहां पर देखिए, V क्या है भैया? 2 है। V क्या है? 2 है। सो V बेसिकली क्या होता है? I बाय R होता है। तो I क्या हो जाएगा? V बाय R। अब ये किसमें कनेक्टेड है भैया? ये किसमें कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है भैया सीरीज में। भैया बोलो कि सीरीज में क्यों, पैरेलल में होना चाहिए। भैया जहां करंट बटा वहां पैरेलल समझना, जहां करंट बटा वहां पैरेलल कॉम्बिनेशन, जहां करंट सेम है वहां सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां से जो करंट पास हो ही रहा होगा वो सेम ही करंट होगा, है ना। करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो करंट इन सब में सेम ही फ्लो हो रहा है, सारे सीरीज में रहेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2 + 3 + 1 दैट इज 6 आ जाएगा। तो अब 6 आ जाएगा, V = IR होता है ना। उस केस में करंट क्या आ जाएगा? V बाय R। V 2 है तो 2/6 यानी कि 1/3 आ जाएगा। 1/3 क्या हो गया? 1/3 करंट हो गया। अब मुझे किसके अक्रॉस निकालना है? 3 ओम के। सो V = IR। I कितना है? 1/3। रेजिस्टेंस कितना है? 3। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट का। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। State the difference between the wire used in element of an electric heater and in a fuse। जो वायर इलेक्ट्रिक हीटर में यूज होता है और जो फ्यूज में यूज होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो भैया जो वायर हीटर में यूज होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, जिनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। अब हीटर में जो यूज कर रहा है वो इसीलिए यूज कर रहा है ना उस मटेरियल को, ताकि वो हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सके, है ना। इसीलिए वहां पर नाइक्रोम यूज किया जाता है, जिसकी भैया रेजिस्टिविटी ज्यादा है, ताकि जो बहुत ज्यादा इंक्रीज इन टेम्परेचर है उसको वो मटेरियल विथस्टैंड कर ले। बट जो फ्यूज में हम बात करते हैं वो टिन और लेड के अलॉयज को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इनका मेल्टिंग पॉइंट हमको चाहिए कम। मेल्टिंग पॉइंट क्यों कम चाहिए? क्योंकि एक्सेस करंट आए तो ये इजीली मेल्ट हो जाए और सर्किट ब्रेक हो जाए, ताकि हमारा जो अप्लायंस है, जो हमारा सर्किट है ना, अप्लायंस से बेटर मैं बोल दूं, जो हमारा सर्किट है वो सर्किट डैमेज ना हो जाए ड्यू टू फ्लो ऑफ एक्सेसिव करंट। क्या ये चीज क्लियर है कि फ्यूज में लो मेल्टिंग पॉइंट वाला यूज होता है और वहीं इलेक्ट्रिक हीटर की बात की जाती है तो वहां पर हाई रेजिस्टिविटी वाला यूज होता है मटेरियल, वायर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 1100 ओम ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स if a heater of 100 ohm is connected to the same source instead of the bulb, calculate the current drawn by the heater। अब भैया यहाँ पर करंट पूछा गया है ना। रेजिस्टेंस कितना दिया गया है बल्ब का? 1100। वोल्टेज कितना दिया गया है? 220। तो एक चीज क्लियर है, V = IR से मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे करंट मिल जाएगा। V कितना दिया गया है? 220, है ना। V कितना दिया गया है? 220। और R कितना दिया गया है? 1100। R 1100 दिया गया है। करंट निकाल लूंगा तो कितना आ जाएगा? 0 से 0 कट हो जाएगा, है ना। और 11 से 2 तो 2/10 आ जाएगा, यानी कि 1/5 आ जाएगा। 0.2 एम्पियर आंसर आ जाएगा करंट।
ठीक है। सो इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए करंट क्या आ जाएगा, 0.2 एम्पियर, है ना। इलेक्ट्रिक करंट के लिए, सॉरी, इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करूं तो करंट कितना होगा, 0.2 एम्पियर। बट अगर मैं हीटर की बात करता हूं, 100 उसका क्या है, 100 उसका रेजिस्टेंस है ना। सेम सोर्स है तो मैं क्या करूंगा, 220/100, 220/100, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है, तो I क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर होता है तो I V/R हो जाएगा। V 220 है, R 100 है, तो आपको मिल कितना जाएगा, 2.2 एम्पियर, है ना। तो क्लियर है कि भैया बल्ब के केस में 0.2 एम्पियर है और हीटर के केस में 2.2 एम्पियर है। क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये चीज क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज highest and lowest resistance which can be obtained by combining four resistance having following resistance? देखिए हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन किया था वहीं से समझ में आ गया था कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस सीरीज में मिलेगा और मिनिमम रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो सबसे पहले हमें हाईएस्ट पूछा गया है तो मैं हाईएस्ट निकाल देता हूँ। हाईएस्ट सीरीज में ही मिल रहा होगा क्योंकि हम सबको प्लस करेंगे। सो इट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यानी कि 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24। सो 24 प्लस 12 क्या होता है, 36, 36 प्लस 4 40 और 40 प्लस 8 48 ओम। अगर आप पैरेलल की बात करते हो बी, है ना, यानी कि मिनिमम निकालना है तो आरपी निकालना पड़ेगा। इट इज 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, है ना। तो अब आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, वो 24 होगा एलसीएम। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से, तो 6। यहाँ ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो 3। यहाँ 2 से तो 2 और यहाँ 1 से तो 1। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 12, 12/24। सो ये आरपी नहीं रहेगा, बेसिकली ये 1/RP रहेगा, है ना। मैं बार बार आरपी लिख देता हूँ, ये 1/RP रहेगा। सो आरपी किसके बराबर आ जाएगा, 24/12, यानी कि 2 ओम के बराबर आ जाएगा। तो अगर आप सीरीज में देखते हो 48 मिलता है और अगर आप पैरेलल में देखते हो तो 2 ओम मिलता है। क्या ये चीज क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Explain the meaning of overloading of electric circuit. Overloading of electrical circuit. List two possible causes due to which overloading may occur in household circuit. Write one preventive measure that should be taken to avoid overloading of domestic circuit. देखो प्रिवेंशन तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्यूज लगाते हैं, बट ओवरलोडिंग होता क्या है? ओवरलोडिंग तब होता है जब सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो कर रहा होता है जितनी उसकी कैपेसिटी है कि वो विथस्टैंड कर ले। मान लो उसकी कैपेसिटी x की है, आपने x+10 उसमें से वो फ्लो कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। अब उसका कॉज क्या है? कॉज भैया ये है कि अब बहुत सारे हाई पावर अप्लायंसेस, यानी कि बहुत सारे हाई पावर अप्लायंसेस एक ही बार आपने लगा दिया है ना। घर में एसी चल रहा है, फिर पानी सप्लाई करने के लिए ऊपर वाली टंकी में आपने मोटर चला रखा है, वहां भाई ने वॉशिंग मशीन चला रखा है ना। छोटा वाला भाई बाथरूम में घुस रखा है, उसने गीजर लगा रखा है, टीवी सारे रूम के चल रहे हैं, पंखे सारे रूम के चल रहे हैं। तो जो उस केस में होगा ना, तो वो क्या हो रहा है, उस केस में ओवरलोडिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने सर्किट में बहुत ज्यादा करंट क्या कर रखा है, फ्लो करवा रखा है। या भैया आपकी फॉल्टी या डैमेज वायरिंग हो, है ना, वायरिंग अच्छे से ना की हो, उस केस में हो सकता है। प्रिवेंशन आप क्या कर सकते हो कि भैया आप फ्यूज को इंस्टॉल करा सकते हो, ताकि अगर एक्सेसिव करंट फ्लो हो रहा है, आपने देखा भी होगा एक टाइम पे जब आपके घर में जहां फ्यूज होता होगा, आपने देखा होगा कभी किसी सिनेरियो में, मान लीजिए करंट ज्यादा फ्लो कर रहा होता है, उस सिनेरियो में क्या होता है, वो फ्यूज वाला जो पार्ट होता है वो उड़ जाता है। हम बोलते हैं उड़ जाता है ना, वो फ्यूज हो जाता है, मतलब वो जो सर्किट होती है वो ब्रेक हो जाता है एंड एक्सेसिव करंट जो है उससे आपका जो पूरा घर का वायरिंग होता है वो बच जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Two wires A and B of same material having same length and diameter 0.2 mm and 0.3 mm respectively are connected one by one in a circuit. Which one of these two wire will offer more resistance to the flow of current in the circuit? अब एक चीज देखिए, मटेरियल सेम, लेंथ सेम, तो आर किसके ऊपर डिपेंड करता था, रो एल बाय ए। डायमीटर के टर्म में लिखेंगे तो 4 रो एल पाई और ये क्या हो जाएगा, d², है ना। अब भैया पूछा गया है कि भैया करंट किसमें ज्यादा फ्लो होगा, है ना, मोर रेजिस्टेंस। अच्छा, ज्यादा रेजिस्टेंस कौन फ्लो कर रहा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना। ठीक है, अब ज्यादा रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करेगा भाई, हिंड्रेंस कौन ज्यादा देगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब यहाँ रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, जिसका डायमीटर कम होगा।
क्यों डायमीटर कम होगा? अगर डायमीटर ज्यादा होता है तो उसका स्क्वायर तो और भी ज्यादा होगा, और अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी तो ओवरऑल जो न्यूमरेटर की वैल्यू है ना, ओवरऑल जो वैल्यू आएगी इसकी वो कम आएगी। बट अगर ये वैल्यू जो है वो कम है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा आएगी। तो 0.2 बड़ा है कि 0.3? 0.2 बड़ा है कि 0.3, है ना। आप इससे कंपेयर कर सकते हो कि 2/10 बड़ा कि 3/10 बड़ा। ऑफकोर्स सी बात है कि भैया 3/10 जो होगा बड़ा होगा। तो 0.2 के केस में, है ना, 0.2 के केस में क्या होगा? एक सिंपल सी बात समझिए, 0.2 बड़ा कि 0.3, है ना। 0.2 बड़ा कि 0.3, आप यहां से जाओगे 1, 0.1, 0.2, 0.3, यानी कि 0.3 बड़ा किससे? 0.2 से। अब भैया अगर 0.3 बड़ा होगा, उसको अगर आप डी स्क्वायर में डालोगे, है ना, डी स्क्वायर में डालोगे तो वो और बड़ी वैल्यू आएगी कंपैरेटिवली 0.2 से, है ना, 0.2 से और बड़ी वैल्यू आएगी। अब जब वो इसको डिवाइड करेगा, है ना, तो जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो कम आएगी। बट 0.2 के केस में जब आप डिवाइड करोगे तो उस केस में वो वैल्यू ज्यादा आएगी। अब रेजिस्टेंस ज्यादा तो हिंड्रेंस ज्यादा, है ना। हम हमेशा ये देखते हैं कि अगर मुझे इस वैल्यू को देखना है तो न्यूमरेटर्स की वैल्यू ज्यादा हो और डिनोमिनेटर की कम। ऊपर वाली तो सारी कांस्टेंट है, तो हम तो नीचे वाली को कम करना चाहेंगे, है ना। तो मैं चाहूंगा जिसका डायमीटर कम हो, है ना। क्यों? अगर मैं चाहता हूं कि रेजिस्टेंस ज्यादा मिले तो मैं डायमीटर कम रखना चाहूंगा। क्लियर है ना, अगर लेंथ सेम है तो। चलिए, a cylinder of material a cylinder of material a cylinder of material is 10 centimeter long and a cross section of 2 centimeter square. If its resistance along the length be 20 ohm, what will be its resistivity in numbers and unit? भाई R is equal to रो L by A लगाऊंगा, R is equal to रो L by A लगाऊंगा। अगर R is equal to रो L by A है तो रो किसके बराबर होगा? RA by L, है ना, ये लिखा है RA by L। आर क्या है? 20 ओम। ए क्या है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर में कन्वर्ट करूंगा। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा भैया? 10 टू द पावर -2 मीटर के। सेंटीमीटर स्क्वायर 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर के, है ना। तो यहाँ पर 6 नहीं, 10 टू द पावर -4 आएगा, है ना। तो यहाँ पर भी -4 रहेगा। अब लेंथ कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 0.1 मीटर ले लिया, यानी कि 10 टू द पावर -1 ले लिया। ऊपर जाके +1 हो जाएगा, है ना। तो -4 + 1 -3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -3, है ना। 20 क्या है? रेजिस्टेंस है। 20 × 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। और 40 × 10 टू द पावर -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 × 10 टू द पावर -2। क्लियर है भैया? क्लियर है। वापस से देखो, ये इनको मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 40 आया। अब आप बोलोगे ये 10 टू द पावर -3 कैसे आया? -3 इसीलिए आया क्योंकि ये क्या था? 0.1। इसको क्या लिखूंगा मैं? 10 टू द पावर -1। ऊपर गया, ऊपर ऑलरेडी 10 टू द पावर -4 था। -4 + 1 क्या मिला? -3। 10 टू द पावर -3 चल रहा था। 40 का एक 0 आया, यानी कि 4 × 10 टू द पावर -2 तो लिख ही सकता हूँ। ओम मीटर, है ना। ओम मीटर क्या है? रेजिस्टिविटी की यूनिट है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given circuit calculate the power consumed in watt in the resistor of 2 ohm। अच्छा, 2 ohm में कितना पावर लगा? सबसे पहली बात, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, कितना आएगा? 3 ओम। करंट निकाल लो, V = IR। 6 आपको वोल्टेज दे रखा है, 3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, 6/3 2 हो जाएगा। 2 एम्पियर क्या आ जाएगा? 2 एम्पियर आपका करंट आ जाएगा। करंट मिल चुका है। अब अगर पावर आपको 2 ओम रेजिस्टर में निकालनी है, पावर क्या हो जाएगी भैया? पावर VI होगी, या I² R ले सकते हो, है ना। I² R अगर होती है, I की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4, R क्या दे रखा है? 2, तो 4 × 2 = 8, तो 8 वॉट कितना आएगा? पावर आएगा, है ना। क्लियर है। सबसे पहले तुमने करंट निकाला, करंट वाला फॉर्मूला ले लो, P = करंट के टर्म में पावर का फॉर्मूला ले लो, तो P = I²R। I की वैल्यू 2, I 2 का स्क्वायर 4, R कितना है? 2, क्योंकि 2 ओम के रेजिस्टर में देखना है, तो 4 × 2 क्या हो गया? 8, तो आपका पावर क्या गया? 8 वॉट। क्या ये चीज क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 resistors each of resistance 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm। also justify your answer। भैया मान लीजिए कि मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम चाहिए, 3 रजिस्टर है, तो पहले 2 को तो मैं किस में लगाऊंगा? पहले 2 को मैं सीरीज में लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर भैया
मुझे पता है कि सेम रेजिस्टेंस है, उन्हें पैरेलल में लगाऊंगा। हाँ, पहले दो को पैरेलल में लगाऊंगा, सीरीज में नहीं, पैरेलल में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर सेम रेजिस्टेंस है, पैरेलल में लगाऊंगा, तो अगर आर है, आर को पैरेलल में लगाओगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/2। तो मान लीजिए मैंने 6 ओम और 6 ओम को, मान लीजिए मैंने 6 ओम और 6 ओम को पैरेलल में लगा दिया है, तो ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? Rp 3 ओम आ जाएगा। अब मान लीजिए इस 3 ओम को मैं क्या करूंगा? इस 6 ओम के साथ सीरीज में लगा दूंगा, है ना। तो अब क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट 3 + 6 कितना हो जाएगा? 9 ओम। समझ में आ रहा है? पहले दो को पैरेलल में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3, उस 3 को 6 के साथ सीरीज में, तो कितना हो गया? 3 + 6 9, यानी कि R इक्विवेलेंट क्या आ गया? 9। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। पावर को कैसे डिफाइन करोगे? एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड R। पार्ट बी क्या कहता है? एन इलेक्ट्रिक ओवन इज डिजाइन टू वर्क ऑन मेन वोल्टेज ऑफ 220 वॉट। 220 वोल्ट, वॉट नहीं है, वोल्ट है, वोल्टेज का यूनिट है। दिस ओवन कंज्यूम 11 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 5 आवर। कैलकुलेट पावर रेटिंग ऑफ ओवन, करंट ड्रॉन बाय ओवन, रेजिस्टेंस ऑफ ओवन व्हेन इट इज रेड हॉट। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। आप किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए पावर को कैसे डिफाइन करोगे? पावर को मैं डिफाइन करूंगा रेट ऑफ वर्क डन, है ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम, दैट इज हाउ यू विल डिफाइन पावर, है ना। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W/T हो जाएगा, है ना। सो बेसिकली पावर इज व्हाट? रेट ऑफ वर्क डन, है ना, हाउ मच वर्क डन यू हैव डन इन पर यूनिट टाइम, दैट इज पावर। क्लियर है? एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड रेजिस्टेंस R। P इज इक्वल टू क्या होता है? VI होता है। I को मैं किसके टर्म में लिखता हूं? क्या मुझे पता है ना कि V इज इक्वल टू IR होता है, तो I को मैं क्या लिख सकता हूं? V/R। तो P क्या हो जाएगा? V²/R। क्या ये चीज क्लियर है? चलिए अब इस सेकंड पार्ट पे आते हैं। यहां पर एक इलेक्ट्रिक ओवन दे रखा है ना। मेन वोल्टेज क्या है? 220 वॉट का दे रखा है, 220 वोल्ट का दे रखा है, और ओवन ने 11 यूनिट का एनर्जी कंज्यूम कर रखा है 5 आवर में, है ना। तो पावर रेटिंग क्या होगी? पावर का फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी अपॉन टी, एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम इज पावर, है ना। या मैं वर्क डन बोल सकता हूँ, या तो मैं एनर्जी कंज्यूम बोल सकता हूँ। एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई? 11, है ना। टाइम कितना है? 5, तो 11/5 कितना हो जाएगा? 2.2 यूनिट पर आवर का आपका कंजप्शन आ रहा है, वो आपका पावर आ रहा है ना। अब करंट निकालना है। P इज इक्वल टू VI होता है, I निकल चुका है, सॉरी P निकल चुका, I निकालना है, तो P/V हो जाएगा। P कितना दे रखा है? 2.2, वोल्टेज कितना है? 220, करंट कितना आ रहा है भैया? 0.01 एम्पियर। तो अगर मैं P इज इक्वल टू V²/R लेता हूँ, है ना, V मेरे पास 220 है, P मेरे पास है ही, ये भी मैं ले सकता हूँ, या अगर मैं इसको I के टर्म में लिख देता हूँ, तो बेसिकली V इज इक्वल टू IR हो जाएगा, नहीं V²/R है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? अगर मैं I²R ले लेता हूँ, यहाँ से अगर मैं R निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? P/I²। P मुझे पता है 2.2 है, I मुझे पता है 0.01 है, तो 2.2 न्यूमरेटर में, 0.01 डिनोमिनेटर में, सो 2.2 डिवाइड बाई 0.01 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस क्या आ गया? 220, है ना, 220 ओम। क्लियर है? अब वोल्टेज डाल के भी निकाल देते हैं, करंट डाल के भी निकाल सकते हो, एज यू विश, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस R एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। Hence, derive the SI unit of electrical resistivity. Okay. Resistance of a metal wire of length 3 meter is 60 ohm. If the area of cross section of the wire is 4 into 10 to the power minus 7 meter square, calculate the electrical resistivity of wire. सबसे पहले मुझे रिलेशनशिप चाहिए किसमें? रेजिस्टेंस में, रेजिस्टिविटी में, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन, इनके टर्म में मुझे डिफाइन करना है। बेसिकली मैं कैसे डिफाइन करूंगा? R को रो L/A से, है ना, दैट इज हाउ आई विल डिफाइन। अब अगर मुझे रेजिस्टिविटी निकालनी है, सॉरी यूनिट निकालनी है रेजिस्टिविटी की, तो मैं रो को क्या लिख सकता हूं? यहां पर क्या मैं रो को RA/L लिख सकता हूं? क्या R की यूनिट ओम है, A की यूनिट मीटर स्क्वायर है, L की यूनिट मीटर है, तो भैया यहां से मीटर से ये कट, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई? रो मीटर, है ना। ये चीज क्लियर है। क्या एक और क्वेश्चन था, स्टेट हाउ वुड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बी अफेक्टेड इफ द वायर ऑफ सेकंड पार्ट इज स्ट्रेच सो दैट इट लेंथ इज डबल, जस्टिफाई योर आंसर। इसका स्ट्रेट अवे दे देता हूं कि यार लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करती।
रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल पे, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, इट डजंट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वायर और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। क्लियर है? एक ही बचा क्या? रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर इज 60 ओम। लेंथ दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है ना? तो मुझे लेंथ दिया हुआ है r इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यही वैल्यूज है। r क्या दिया हुआ है 60, रो निकालना है, एल क्या दिया हुआ है 3, एरिया क्या दिया गया है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। भैया 60 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 3 इधर से 3 2 जा तो 20 इंटू 4 80 हो जाएगा। सो बेसिकली 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ओम मीटर। क्लियर है? 4 2 8 हो गया ना, बिकॉज 3 से ये कटा 20 तो 80 हो जाएगा, 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, सो इट इज बेसिकली 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ओम मीटर। क्लियर है? चलिए, है ना? ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि रेजिस्टिविटी मटेरियल के टाइप पे डिपेंड करती है, सो अगर आप उसका शेप और साइज चेंज करें तो इट डजंट अफेक्ट रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when electric current flow in a purely resistive circuit, electrical energy get fully converted into heat energy. The amount of heat produced in the circuit is found to be directly proportional to square of current, resistance R of the conductor and the time t for which current flow. In other words, H is equal to I square RT. Electrical devices such as electric fuse, electric heater, electric iron, all are based on this effect called heating effect of electric current. List two properties of heating element. Okay. List two properties of electric fuse. Name the principle on which an electric fuse works. Explain how a fuse wire is capable of saving electrical appliances from getting damaged due to accidentally produce high current. सबसे पहले हीटिंग एलिमेंट के दो प्रॉपर्टीज, पहला रेजिस्टेंस हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है? बिकॉज ये अलाउ करता है ताकि आप ये अलाउ क्या करता है भैया, ये अलाउ करता है कि ये उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, ठीक है, जब करंट उनमें से फ्लो कर रही है। क्लियर है? वापस एक बार समझिए, हीटिंग एलिमेंट्स हाई इलेक्ट्रिकल, हीटिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के क्यों होते हैं? क्योंकि भैया वो चाह रहा है कि अगर करंट फ्लो हो रही है, अगर आप उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस दोगे, ज़्यादा हिंड्रेंस दोगे, तो ज़्यादा वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। क्लियर है ये चीज़? हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट इसीलिए होता है ताकि वो इतने हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सके और मेल्ट ना हो जाए। वहीं अगर इलेक्ट्रिकल फ्यूज की बात करेंगे तो लो मेल्टिंग पॉइंट चाहिए ताकि एक्सेसिव करंट फ्लो करे, तो भैया वो इजीली मेल्ट आउट हो जाए, है ना? इजीली मेल्ट आउट हो चुके नहीं, इजीली मेल्ट आउट हो जाए, है ना? और रैपिड रिस्पॉन्स, फ्यूज जो है वो क्विकली रिएक्ट कर लेता है सडन सर्च ऑफ करंट से भी। मान लीजिए थोड़ा भी करंट इंक्रीज हुआ, है ना, थोड़ा भी करंट ज्यादा हुआ, वो तुरंत क्या हो जाएगा? सर्किट ब्रेक हो जाएगा, है ना? और जैसे ही सर्किट ब्रेक हो जाएगा, कुछ भी जो सर्किट में कोई डैमेज नहीं होगा, वरना एक्सेसिव करंट फ्लो होता तो सर्किट में डैमेज हो जाता। चलिए, अब फ्यूज वायर को यहाँ क्वेश्चन एक ऐसा था कि भैया नेम द प्रिंसिपल ऑन विच फ्यूज वर्क एंड एक्सप्लेन हाउ फ्यूज वायर इज कैपेबल ऑफ सेविंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फ्यूज वायर को डिजाइन कैसे किया जाता है। भाई लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस। लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों? लो मेल्टिंग पॉइंट इसलिए कि भाई जैसे एक्सेसिव करंट जाए उसको टेम्परेचर उतना, हीट उतनी मिल जाए एंड वो मेल्ट हो जाए, है ना? जब करंट पास करता है फ्यूज से और वो एक्सीडेड रेटेड वैल्यू से ज्यादा हो जाती है करंट, तो फ्यूज जो है वो हीट हो जाता है। और हीट होने के कारण क्या होता है, जैसे जैसे करंट होता है, देखिए जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे हीट बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे इनफ हीट हो गई कि भैया अब उसकी जो विथस्टैंड वैल्यू थी कि भैया इतनी वो झेल सकता है, उतनी हीट की वैल्यू हो गई, वो क्या हो जाएगा? सर्किट को ब्रेक कर देगा, मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक कर देगा। अब आगे का रास्ता उसने तोड़ दिया। अब एक चीज समझो भाई, यहां से यहां तक जा रहे हैं, है ना? यहां पे एक राजा का किंगडम है। राजा ने क्या किया कि भाई बीच में खाई थी, उसने एक पुल बनाया, है ना? और यहां से इस गांव के लोग कहीं और इस किंगडम के लोग कहीं और जा सकते थे। अगर आपको कोई भी अपनी दिनचर्या की चीजें चाहिए तो आप और कहीं जाकर ला सकते थे। अब भैया ये तो नॉर्मल आने जाने के लिए लोगों के लिए बना रखा है, बट वहां से कोई दूसरा अटैक करने आया अपनी सेना के साथ। जैसे ही उस पुल की कैपेसिटी मान लो 4 लोगों की है, भाई उसने देखा जैसे ही 10 लोग 20 एक साथ पूरी सेना आई, टूटा स्वाहा।
तो राजा ने अपनी सेफ्टी के लिए पुल को कमजोर बना रखा था, है ना, उसने सर्किट के कंपोनेंट को कमजोर रखा था कि जैसे ही ज्यादा आएंगे वो टूट जाएगा ताकि प्रजा सेफ रहे। On the basis of the circuit, answer the following question. Find the value of total resistance between point A and point B. 4 प्लस 16 20, है ना, सीरीज में ही है। 4 प्लस 6 4 प्लस 16, हाँ 4 प्लस 16 20 और 20 प्लस 6 26, तो इसका हो गया 26। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। अच्छा पैरेलल में है, सेम है तो हाफ हो जाएगा, क्योंकि आर सेम है, दोनों पैरेलल में है तो सेम हो जाएगा, सॉरी हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4, 8 का हाफ 4। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी व्हेन द की इज क्लोज। ओके, कितना करंट जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है 4 और ये 4 और ये 26, तो टोटल आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 30। क्यों, क्योंकि इसका 4 आया, इसका 26 आया, फिर ये दोनों सीरीज में थे तो 30 हो गया। 30 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, 6 आपका क्या था वोल्टेज था, आई वी इज इक्वल टू आई बाय आर, 6 वोल्ट, आर ये 30, करंट क्या हो जाएगा 1/5, है ना 1/5, 6 और 6/30 1/5। क्लियर है, चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ अ सर्किट कंपोनेंट इज डिक्रीज टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू व्हाइल इट रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, व्हाट चेंज विल बी ऑब्जर्व इन द करंट। भाई V इज इक्वल टू आई आर था, चलिए रेजिस्टेंस सेम था, वोल्टेज को उसकी 1/3 वैल्यू कर दी, तो करंट भी क्या हो जाएगा भाई V डैश इज इक्वल टू आई डैश आर डैश। आर तो सेम ही था तो आर रख दिया, आई डैश को एज इट इज रहने दिया, V/3 हो गया, है ना। अगर V/3 हो जाता है तो I क्या हो जाएगा, वो भी 1/3 से रिड्यूस ही हो जाएगा। नेम एंड स्टेट द लॉ विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड विच हेल्प टू आंसर दिस क्वेश्चन, दैट इज ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर क्या है, ओम्स लॉ है। यहाँ वापस से एक चीज समझिए कि अगर V इज इक्वल टू आई आर है ना, अब मुझे ये चीज देखनी है कि V/3, ठीक है V/3, इसको 1/3 ले लीजिए, 1/3 ले लीजिए, है ना 1/3, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो ये आप देख रहे हो कि जो करंट है, मान लो वोल्टेज, एक और बार देख ले, तो यहां पर ना एक चीज गलती हो गई, वापस से देखिएगा। एक सिंपल सी चीज आप समझिए, क्या बताता हूं, इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, क्लियर है, गलती कुछ नहीं हुई थी, वही सही चीज थी, सही चीज बताई गई थी। वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, V को 1/3 कर दिया है, तो I भी क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि सेम ही तो चेंज होना है, अगर ये 1/3 रिड्यूस होगा, ये 1/3 रिड्यूस होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो 1/3 बढ़ेगा तो I भी 1/3 बढ़ जाएगा। ड्रॉ सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी ऑफ 4 1.5 वोल्ट सेल, अ 5 रेजिस्टर, अ 10 रेजिस्टर एंड अ 15 रेजिस्टर एंड अ प्लग की, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। नाउ चलो ये सर्किट तो आप बना लोगे, है ना, यही सर्किट ले लो। इस सर्किट में क्या दे रखा था, सर्किट पीछे बना हुआ ही है, 4 कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी ऑफ 4 1.5 वोल्ट सेल। अच्छा, एक बैटरी है जिसमें 4 1.5 वोल्ट के सेल है, 4 है, यानी कि टोटल 6 वोल्ट का हो गया, है ना, ये टोटल 6 वोल्ट का हो गया, क्योंकि 4 सेल हैं 1.5 वोल्ट के, टोटल कितना वोल्टेज हो गया 6 हो गया, तो V कितना हो जाएगा 6। ओके, 5 रेजिस्टर और 10 रेजिस्टर एंड 15 रेजिस्टर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। चलो 5 10 15 सब सीरीज में है ना, 5 10 15 सब सीरीज में है, तो 5 10 15 अगर सीरीज में हुई तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट निकालना है तो वो क्या हो जाएगा V/I, V क्या है 6, ये क्या है 30, करंट क्या आ जाएगा 1/5 एम्पियर। potential difference across the 10 ohm resistor when the plug is closed। ओके, 10 के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ठीक है, तो V इज इक्वल टू, इसको यहाँ ले लेते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, 10 के अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए, I कितना आ रहा था 1/5, और 10 के अक्रॉस चाहिए तो 10, तो कितना आ जाएगा 2 वोल्ट, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर इज 2 वोल्ट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। An electric iron consume energy at rate of 880 volt when heating is at maximum rate and 330 volt when the heating is at minimum. If the source voltage is 220 volt, calculate the current and resistors in each case. चलिए पहले देख लेते हैं, हमें पता है P इज इक्वल टू वी आई होता है ना, P इज इक्वल टू वी आई होता है, I क्या हो जाएगा V/P।
भैया 880 में कितना दिया गया था, 880 दिया गया है एट अ रेट ऑफ 880 वोल्ट। जब हीटिंग मैक्सिमम होती है तब पावर मैक्सिमम में 880 वोल्ट, 880 वोल्ट डिवाइड बाय 220 करंट मिल जाएगा। कितना आया करंट, 4 एम्पियर। आर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी, क्योंकि पी क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर, तो आर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी। वी स्क्वायर क्या है, 220 का स्क्वायर, कितना हो गया भाई 484 इंटू 100 डिवाइड बाई 880, कितना आ रहा है 55। अब मिनिमम मान लो हीटिंग हो रही है, पावर कितना है 330, तो 330 किससे डिवाइड हो जाएगा 220 से। करंट कितना आया 1.5। इस केस में आर क्या होगा, वी स्क्वायर बाई पी, 220 का स्क्वायर क्या आया 484 इंटू 100 डिवाइड बाई 330। क्यों 330 से क्यों किया, पावर कितना है 330, तो कितना है 146.67। क्या ये चीज क्लियर है। चलिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अब डिफाइन करना है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, ये वो फिनोमिना है जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है जब करंट जो है कंडक्टर से या किसी रेजिस्टर से फ्लो होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे होते हैं उनका कोलिजन होता है, एटम्स का कोलिजन होता है जो कंडक्टर होते हैं, जिसके कारण हीट जनरेट होती है। और क्या करना है भैया, तीसरा है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन अ करंट पासेस। अच्छा, एक एक्सप्रेशन हीट के लिए देना है जो कि हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। एच क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। एच क्या है, हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर, आई इज करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, आर इज रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस, और टी क्या हो जाएगा टाइम, है ना, टाइम फॉर विच करंट फ्लो। टाइम इसमें एक्सप्रेस होगा एस में, रेजिस्टेंस एस मीन सेकंड में, रजिस्टर रेजिस्टेंस जो होगा वो ओम में, और आई जो होगा वो एम्पियर में, है ना। अल्टरनेटिवली एच को मैं वी आई टी भी लिख सकता हूँ, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। When is the potential difference between 2 points said to be 1 volt? जब आप 1 वोल्ट कब कहोगे, जब मैं किसी भी चार्ज को किसी भी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में कब कहता हूँ। चलिए एक ये हो गया, पहले दूसरा भी पढ़ लेते हैं। कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.2 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 into 10⁸ ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 14? How much does the resistance change if the diameter of wire is double? 1 वोल्ट तब रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट, जब 1 जूल ऑफ वर्क डन होगा 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने के लिए, तब उन दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। जब 1 कूलम चार्ज को आप मूव कर रहे हो, उसको मूव करने के लिए आप 1 जूल का वर्क डन करते हो 2 पॉइंट के बीच में, दैट इज उन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 1 वोल्ट का। कॉपर वायर का डायमीटर कितना दिया गया है, यहाँ पर होगा 0.2 mm, रेजिस्टिविटी 1.6 into 10⁸, आर इज इक्वल टू 14, है ना। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 14। ओके, सबसे पहले एल पूछा गया है, तो यार ये तो तुम्हें पता ही है ना, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए हो जाएगा, है ना। आपको क्या निकालना है, एल निकालना है, तो आर ए बाय रो वो एल के इक्वल हो जाएगा। अब डायमीटर दिया गया है, पहले 0.2 mm दिया गया है, तो इसको आप कन्वर्ट करोगे 0.02 सेंटीमीटर में, है ना। फिर इसको आप कन्वर्ट करोगे मीटर में, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर ये तो हो गया डायमीटर। अब रेडियस निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर का, है ना। अब आप आपको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। आर तो क्या है 14, एरिया क्या हो जाएगा 22/7 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर। रेजिस्टिविटी क्या दे रखी है 1.6 इंटू 10⁸, है ना। ये आपको क्या मिल जाएगा लेंथ। एक सिंपल सी बात है 40 इंटू 22 इंटू 1 इंटू 10⁻⁸, और ये क्या हो जाएगा रेजिस्टिविटी क्या दे रखी है भाई 1.6, 7 है ही, 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁸, है ना। ये -8 है, ये +8 है, ये ऊपर जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 2 जा कटेगा, ये 0.8 जा कटेगा, और फिर आप उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको L मिल जाएगा। फिर क्या पूछा गया, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल्ड। अब एक सिंपल सी चीज़ समझिए कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए है। अगर R जो है उसको मैं ऐसे एक्सप्रेस करना चाहूँ तो क्या मैं इसे πd²/4 लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, R क्या होता है d/2, तो अगर d/2 का स्क्वायर करोगे तो πd²/4 मिलेगा। तो R क्या मिल जाएगा 4 रो L पाई इंटू 1/d²,
है ना, यानी कि अभी ये क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, सिर्फ इस क्वांटिटी को चेंज कर रहे हो। अब आप यहाँ पर देखो कि आप क्या कर रहे हो, डायामीटर डबल कर रहे हो। डायामीटर डबल कर दिया, डायामीटर मान लो 2d कर दिया तो 4 रो एल पाई ऐसा रहेगा, और यहाँ पर 2d का होल स्क्वायर कर दोगे तो r किसके इक्वल हो जाएगा, 4 रो एल पाई के, ये 1/4d स्क्वायर के। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ r डैश, इसको मैं r डैश ले लेता हूँ, तो r डैश किसके इक्वल हो जाएगा, r डैश हो जाएगा 4 टाइम्स r के, है ना, 1/4 टाइम्स r के, 4 टाइम्स नहीं, क्योंकि 1/4 का r है, बाकी सब तो r के बराबर है ना। अगर आप देखोगे 4 रो एल पाई डी स्क्वायर, ये तो r के बराबर है, 1/4 ही अलग से था, तो ये 1/4 r हो जाएगा, यानी कि 1/4 टाइम्स रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा अगर आप डायमीटर को डबल कर देते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Consider the following electrical circuit diagram in which 9 identical resistors of 3 ohm are connected as shown. If the reading of the ammeter A1 is 1 ampere, answer the following question. Okay, अगर इसका 1 ampere है इसकी रीडिंग, तो आपको फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देना। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग ऑफ A1 एंड A3। अच्छा, A1 एंड A3 के बीच में क्या रिलेशन होगा, बोथ हैव सेम रीडिंग, ठीक है। चलिए, क्योंकि दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, आगे बात करते हैं। रीजन दे दिया, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन A2 एंड A3। A2 कहाँ है भैया, A2 यहाँ पर है, A3 यहाँ पर है। A2 और A3 की अगर मैं बात करूंगा, A2 का रीडिंग क्या आ जाएगा, A2 का रीडिंग क्या आ जाएगा भैया, A2 की अगर मैं रीडिंग की बात करूंगा तो A2 का रीडिंग क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 ओम गया, है ना, जो सीरीज में मान ली इसके अक्रॉस भी 1 ओम, इसके अक्रॉस भी 1 ओम, है ना, तो A2 की रीडिंग क्या आ जाएगी, A2 की रीडिंग देखते हैं। सबसे पहले A2 की रीडिंग क्या आ जाएगी, तो हूँ 1/4 A गया, 1/4 A गया, क्यों, क्योंकि 4 रेजिस्टेंस है, 4 रेजिस्टेंस है, चारों का 4 रेजिस्टेंस है, चारों का रेजिस्टेंस सेम है, तो जो करंट होगा वो डिवाइड होगा तो 1/4 होगा। तो A2 में अगर मैं बात करूंगा तो 1/4 एम्पियर करंट जाएगा, क्योंकि चारों आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, चारों आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, तो उनमें जो करंट होगा इक्वली डिवाइड होगा, यानी कि R2 की रीडिंग 1/4 आएगी। क्लियर है। डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V1। V1 की अगर मुझे रीडिंग निकालनी है तो भैया 3 + 3 क्या हो गया, 1.5, है ना। यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, R इक्विवेलेंट इस केस में क्या हो गया, 1.5, है ना। और करंट क्या जा रहा है, 1 का, V = IR होता है, V = IR होता है। तो भैया एक चीज तो क्लियर हो गई, V = IR होता है, I की वैल्यू कितनी आ रही है, I की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 1.5 है, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.5 वोल्ट। क्लियर है। चलिए, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल निकालना है, 3 + 3 1.5, यहाँ पर 3 + 3 + 3, अच्छा तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 + 1/3 + 1/3, यानी कि इसका हो जाएगा अच्छा, इसमें 1/R इक्विवेलेंट करेंगे ना, तो ये तो क्या हो जाएगा, 1/3 + 1/3 + 1/3 3/3, यानी कि 1 आ जाएगा, इसका 1, और ये क्या हो जाएगा, अच्छा इसमें ज़्यादा हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा 4/3, यानी कि 4/3 हो गया ना, 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो बेसिकली 1.5 + 1 + 3/4, है ना, 3/4 हो जाएगा। अगर 3 क्यों 3/4, क्योंकि यार ये 1/3 + 1/3 + 1/3 होगा, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 4/3, तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया, 3/4, है ना। और ये इसको आप ले लो 3/2 + 1 + 3/4, एलसीएम अगर मैं 4 ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3 का 3, तो 6 + 4 10, 13/4 आ जाएगा, 13/4 आ जाएगा। क्लियर। चलिए, स्टेट ओम्स लॉ में बोल चुका हूँ, किसी भी सर्किट में जो वोल्टेज आएगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। नेम एंड डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटी डिटरमाइंड बाय द स्लोप Vi, ये भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। यहाँ से आपको स्लोप क्या मिल रहा होगा, R मिल रहा होगा। यूज दिस ग्राफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन SI यूनिट। ओके, अब देख ले, किसी भी एक पॉइंट पे आप देख लेते हैं, इस पॉइंट पे, है ना, और इस पॉइंट पे, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ ले लिया है, करंट कितना है, करंट की वैल्यू मैंने मान ली है 0.2 एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस मैंने मान लिया है कितना, 1.5 का। V = IR रहता है ना, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/I। V 1.5 दे रखा है, मैंने 3/2 मान लिया है, सो 3/2। करंट 0.2 है तो मैंने 0.2 मान लिया है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3/0.4, है ना, 3/0.4, ये आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा। या फिर अगर मैं दूसरा केस ले लूँ जहाँ पर 3 है, वोल्ट 3 है, वोल्टेज जो है वो 3 है, 3 वोल्ट है, करंट जो है वो कितना है, करंट जो है वो उस केस में 0.4 है। अगर मैं इस केस में निकालूंगा, अगेन V = IR से निकालूंगा, तो R = V/I आ जाएगा।
तो V बेसिकली क्या हो जाएगा 3 और ये 0.4, तो इस केस में भी R क्या आ रहा है 3/0.4, दैट इज योर रेजिस्टेंस। इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन 1 किलोवाट आवर एंड 1 जूल। ओके, 1 किलोवाट आवर और 1 जूल के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। 1 किलोवाट आवर क्या हो जाएगा 1 किलोवाट इंटू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, है ना। अब अगर मैं P देखूं, P क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम, तो P इंटू टी किसके बराबर होगा वर्क डन के, है ना। 1 किलोवाट को क्या मैं 1000 वॉट लिख सकता हूँ, 1 आवर को क्या मैं 3600 सेकंड लिख सकता हूँ। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा उससे मुझे जो यूनिट मिलेगी क्या मिलेगी, जूल मिलेगी, वो एनर्जी होगा। तो बेसिकली इतनी एनर्जी, कितनी 3.6 इंटू 10⁶ जूल की एनर्जी होगी किसमें 1 किलोवाट आवर में। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 किलोवाट आवर एंड जूल। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। How is electric current related to the potential difference across the terminal of a conductor? Okay, electric current related to the potential difference across the terminal of V is directly proportional to I. Draw label circuit diagram to verify the relationship. पीछे आप कोई भी सर्किट देख सकते हो, वो ओम्स लॉ फॉलो करेंगे। Why should an ammeter have a low resistance? ताकि करंट को एक्यूरेटली मेजर कर सके। अगर भाई एमीटर भी हिंड्रेंस दे रहा होगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। Two VI graphs A and B for series and parallel combination of two resistors are as shown. Give reason state which graph shows a series and parallel. एक सिंपल सी बात है यार, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उस केस में स्लोप ज्यादा होगा, यानी कि ए का स्लोप ज्यादा होना चाहिए बी के कंपैरिजन में। तो आप ग्राफ देख लेना, है ना। ग्राफ मान लीजिए ऐसा होगा, यहाँ पे ग्राफ अटैच नहीं है ना। मान लीजिए ये है V और I, मान लीजिए ये एक है और ये एक है, तो ये ए का होगा और ये बी का होगा, है ना। ए सीरीज में हो गया, बी पैरेलल में हो गया। आप सभी को पता है कि सीरीज में जो आर की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पैरेलल, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अब भैया अगर यहां तक आपने वीडियो देख लिया, वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में योद्धा सीरीज की, जहां पर हम मैग्नेटिक इफेक्ट वाले चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टाटा बाय।